स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। प्रधान शिक्षक डीएलएड सिलेबस की यूनिट 2 के टॉपिक मारिया मोंटेसरी का सेट 3 आपके सामने है और मैं ये सेट 3 लेके उपस्थित हूँ और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे मारिया मोंटेसरी और उनके ग्रंथशील मन पुस्तक से विकास के क्रम शीर्षक अध्याय से संबंधित तथ्यों को। और इसमें हम समझेंगे कि मारिया मोंटेसरी के आपको विचार, शैक्षिक विचार क्या थे, उनका शिक्षण शास्त्र और उनका सिद्धांत क्या था। ताइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि मैं इतनी मेहनत करके ये मोती रूपी प्रश्नों को लेके आपके सामने लेके आता हूँ। इतनी मेहनत लगती है, इस परिश्रम का फल आपको जरूर देना चाहिए। और वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए यदि वीडियो आपको पसंद आता है। यदि अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मारिया मोंटेसरी किस देश की थी? इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से। अब देखिए, मारिया मोंटेसरी आपको निवासी थी इटली की, ठीक है, इटली की निवासी थी, ये उत्तर है। आइए मारिया मोंटेसरी के बारे में कुछ डिटेल जान लें। अब देखिए, मारिया मोंटेसरी का जन्म जो है आपको 31 अगस्त 1870 को हुआ था और उनका देहांत 1952 को हो गया था और देहांत जो हुआ था आपको 6 मई 1952 को। यह इटली की एक चिकित्सक थी, एक डॉक्टर भी थी और एक शिक्षा शास्त्री थी और इनके नाम पर ही एक मोंटेसरी पद्धति यानी मोंटेसरी मेथड आपको बच्चों के बाल विकास सिद्धांत के रूप में चलता है और बच्चों को पढ़ाने के तरीके के रूप में ये चलता है और उसका नाम है मोंटेसरी पद्धति, अंग्रेजी में मोंटेसरी मेथड। आपको इस पे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे आगे। अब आगे एक और इनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं कि 1900 में इनकी नियुक्ति मंद बुद्धि बालकों की पाठशाला में सह निर्देशक के रूप में हुई थी। अब 1900 में अब वो जो पाठशाला था उसका नाम था ऑर्थोपेडिक स्कूल मेडिको पेडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग टीचर्स इन एजुकेटिंग मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये सह निर्देशक के पद पे वहां इन्होंने अपना योगदान किया और वहां लगभग ये 2 वर्षों तक उन्होंने सेवा दी, 2 वर्षों तक वहां सेवा दी। और वही जब वो गई तो बच्चों से वो ज्यादा जुड़ी और दिव्यांग बच्चों पे उन्होंने काम करना शुरू किया और इन दिव्यांग बच्चों पे काम मोंटेसरी ने शुरू किया और मोंटेसरी ने बच्चों को पढ़ाने की अपनी पद्धति, सामग्रियों का विकास किया यहीं पे। और मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य जो होता है वो स्वतंत्रता होना चाहिए। मोंटेसरी कहती थी कि शिक्षा का जो लक्ष्य है वो आपको क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए। स्वतंत्रता, अगर बच्चा स्वतंत्र नहीं है तो वो पढ़ नहीं पाएगा, उसमें उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर डेवलप नहीं हो पाएगा अगर वो उन्मुक्त नहीं है। अब वो शिक्षक की भूमिका को भी एक निरीक्षक की और निर्देशक के, एक सहायक के रूप में उन्होंने माना। वो कहती थी कि जो बच्चे जो है जन्मजात मनोवैज्ञानिक क्षमता का को लेके आते हैं और शिक्षक को क्या करना है कि बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक क्षमता है उसको विकास करना है। और बच्चे जो है, शिक्षक जो है एक डायरेक्टर के रूप में वो शिक्षक नहीं कहती थी, वो उनको डायरेक्टर्स कहती थी, उनको आपको निर्देशक कहती थी, निर्देशक कहती थी, उनको वो निरीक्षक कहती थी, उनको वो सहायक कहती थी। ये पूछा जाता है कि मारिया मोंटेसरी ने शिक्षकों को क्या कहा? निर्देशक कहा, उन्होंने उसको निरीक्षक कहा। ये सब आपको शिक्षकों को उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि एक निर्देशक है, वो निरीक्षक है, एक आपको फैसिलिटेटर है, एक सहायक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, मारिया मोंटेसरी के संबंध में एक बात है कि 1939 से लेकर 1946 तक विश्व युद्ध के दौरान भारत में वो नजर बन गई, क्योंकि वो इटली की निवासी थी। और इसी दौरान वो हुआ क्या, वो आपको भारत आ गई और भारत आने के बाद वो नजर बंद हो गई। अब देखिए क्या हुआ, 1939 ईस्वी में जो मारिया मोंटेसरी थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आई हुई थी। इसी बीच इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का समर्थन कर दिया और जर्मनी का समर्थन के करने के चलते, चूंकि ब्रिटेन का शासन भारत में था, तो ब्रिटेन ने इंग्लैंड और इसके साम्राज्य में आए हुए इटली के निवासियों को बाहरी शत्रु घोषित कर दिया। चूंकि भारत में थी तो वो भारत में इटली की निवासी थी, इन्होंने जर्मनी का समर्थन कर दिया था और इसके चलते जर्मनी का समर्थन करने के चलते ये बाहरी शत्रु के रूप में यहाँ मान ली गई। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा मान लेने के बाद ये यहीं पे इनको नजरबंद कर दिया गया और 1946 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी में ही नजरबंद रही। ये कहाँ नजरबंद रही? 1946 तक, 39 से लेके 1946 तक लगभग 7 वर्षों तक ये यहीं पे वो बंद रही थियोसॉफिकल सोसाइटी में। क्लियर है? अब देखिए 1939 में टैगोर, चूंकि मोंटेसरी की पद्धति से टैगोर साहब, गुरुदेव जी तो बहुत प्रभावित थे,
तो टैगोर मोंटेसरी विद्यालयों की कई टैगोर मोंटेसरी विद्यालयों की इन्होंने स्थापना की। इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इन सारे टॉपिक्स को और एक एक तथ्य को बता रहा हूँ। इनके अनुसार या किसके अनुसार, मारिया मोंटेसरी के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ही स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। यह एक कथन है और इससे प्रश्न बनते हैं। आता है कहीं कि स्वतंत्र वातावरण में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। कथन किसका है, मारिया मोंटेसरी का है। और मोंटेसरी की पद्धति क्या है, व्यक्तिगत। ठीक है, व्यक्ति। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है। एक प्रश्न में मैंने इतने सारे तथ्य आपको बताए, तो एक भी ऐसा चीज नहीं है, कोना नहीं है कि मैं छोड़ के आपसे चलूं और एक एक टॉपिक को मैं आपसे शेयर करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। मारिया मोंटेसरी की खोज मूलतः किस प्रकार के बच्चों के संदर्भ में थी। अभी मैंने जिक्र किया था, दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के संदर्भ में, अमीर बच्चों के संदर्भ में, सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के संदर्भ में। अभी मैंने जिक्र किया था कि आपको दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में किसकी, मारिया मोंटेसरी की खोज मूलतः इन्होंने 2 वर्ष तक उस आपको जो ये मंद बुद्धि बालक की पाठशाला थी, इन्होंने एज ए सह निर्देशक काम किया था। वहां उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया और दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में इनका बेसिकली खोज है। चलिए आगे देखते हैं। मारिया मोंटेसरी ने मंद बुद्धि बालकों के पिछड़ेपन का क्या कारण माना। आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन, परिवेश की भिन्नता, ज्ञान इंद्रियों की का कमजोर हो जाना। तो क्या इन्होंने उत्तर माना कि मारिया मोंटेसरी ने मंद बुद्धि बालकों के पिछड़ेपन का जो कारण माना, वो कारण माना आपको ज्ञान इंद्रियों का, ये परिवेश की भिन्नता, ज्ञान इंद्रियों का परिवेश की भिन्नता। क्या माना उन्होंने परिवेश की आपको भिन्नता उसका कारण माना, और जिसके चलते आपको सारी की सारी समस्या उत्पन्न होती है। इसी के चलते वो समझे कि परिवेश अगर ठीक नहीं है तो दिक्कत उसको बच्चों को हो सकती है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कहानी। चलिए, मारिया मोंटेसरी द्वारा विकसित की गई शिक्षण और प्रशिक्षण विधि का नाम क्या है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि या मोंटेसरी विधि। गार्डन नहीं होता है, गार्टन होता है, ध्यान रखना है। मोंटेसरी विधि, तो अभी मैंने तुझे पहले बताया ही कि मारिया मोंटेसरी के द्वारा जो विकसित किया गया शिक्षण पद्धति, उसका नाम था मोंटेसरी विधि। अंग्रेजी में मोंटेसरी मेथड कहा जाता है। मारिया मोंटेसरी के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, 4, 6, 3, 2। तो बाल विकास की इन्होंने बताया है 3 अवस्था है। 3 अवस्था कौन कौन से, एक तो बताया इन्होंने जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, और इनको इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया है। उसके बाद 6 वर्ष से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष, 12 वर्ष और 18 को भी 2 पार्ट में बांट दिया। इसको 2 पार्ट में बांटा है, यानी इन्होंने 0 से लेके, यानी जन्म से लेके 0 से लेके 3 वर्ष, यहाँ 3 से 6, फिर इसको एज इट इज रखा है। और तीसरी अवस्था को इन्होंने बांटा है 12 से 15 और 15 से 18। आइए इसको थोड़ा इसका डिटेल जान लेते हैं और सारे उम्र की विशेषता जान लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। तो मोंटेसरी ने उम्र की 3 तरीकों को माना था। अब देखते हैं पहले मारिया मोंटेसरी के अनुसार प्रथम अवस्था जो थी, आपको प्रथम अवस्था क्या है, जन्म से 6 वर्ष, यही है ना प्रथम अवस्था, जन्म से 6 वर्ष। इसको उन्होंने 2 उप अवस्था में बांट दिया। 2 उप अवस्था क्या है, जन्म से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। अब चल लेते विशेषता देख लेते हैं। जन्म से 3 वर्ष की विशेषता इस प्रकार, इस अवस्था में देखिए जन्म से 3 वर्ष, हम विशेषता जो देख रहे हैं यहाँ, ये इसकी विशेषता है, यानी जन्म से 3। इस अवस्था में बच्चों के दिमाग पर वयस्कों का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वयस्क बड़े होते हैं, अगर कुछ कहते हैं तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला होता नहीं है। और वास्तव में बच्चों हेतु कोई स्कूल नहीं होता। वो मारिया मोंटेसरी का कहना था कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजने की जरूरत नहीं है, उनके लिए इस प्रकार की कोई स्कूल है ही नहीं, वो घर में ही उसी परिवेश में पढ़ेंगे। तो वो 3 वर्ष तक के बच्चों को उन्होंने विद्यालय भेजने से हमेशा निषेध किया है और उसे नहीं माना है। 2.5 वर्ष के बाद भेज देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जन्म से 3 वर्ष की विशेषता के अनुसार, अब देखिए, क्योंकि अब आगे देख लेते हैं, ये जन्म से 3 नहीं होगा, ये टाइपिंग से गड़बड़ हुआ है। ये 3 से आपको 6 से, इसकी विशेषता क्या है, इसमें बच्चे कुछ हद तक वयस्कों से प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है, ये हम इसको, ये टाइपिंग में छूट गया है टाइप करना। अब 3 से 6 वर्ष में क्या है, इसमें बच्चे कुछ हद तक बस वयस्कों से, बड़ों से प्रभावित होने लगते हैं। अब बच्चों के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आ जाता है। क्लियर है। और उसके बाद क्या है, बच्चा 6 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने योग्य हो जाता है। किसमें, 3 से 6 वाले में। यही विशेषता उसकी है। चलिए आगे देखते हैं। मारिया मोंटेसरी के अनुसार दूसरी अवस्था 6 से 12 वर्ष की है। मारिया मोंटेसरी के अनुसार दूसरी अवस्था काल क्या है, 6 से 12 वर्ष, दूसरी अवस्था। अभी हमने पहली जाना, अब दूसरी देखिए। इसमें बच्चा पढ़ता है, बढ़ता है,
पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चा शांत और प्रसन्नचित्त रहता है। इस अवस्था में बच्चे की मानसिक स्थिति स्वस्थ, स्थिर और सुदृढ़ रहती है। किसमें? ये 6 से 12 वाले काल। चलिए, इसमें क्या है, बच्चा बढ़ता है और कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होता नहीं। इसमें बच्चा शांत और प्रसन्नचित्त रहता है। इस अवस्था में बच्चे की मानसिक स्थिति स्वस्थ और स्थिर और सुदृढ़ रहती है। उसके बाद क्या है, मारिया मोंटेसी के अनुसार तीसरी अवस्था काल 12 से लेके 18 वर्ष की है। इसमें उन्होंने 2 अवस्था यहाँ माना है इस अवस्था काल में। इस अवस्था काल को बच्चों में व्यापक परिवर्तन नॉट परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कौन से? 12 से 18 में बहुत सारे परिवर्तन देखने को आपको मिलते हैं। अब देखिए 12 से 15 में इसमें अत्यधिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। 12 से 15 वाले केस में अत्यधिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। विकास की गति के चलते इस अवस्था की तुलना जन्म से 6 वर्ष वाली अवस्था में की जाती है। मारिया मोंटेसी का मानना था कि जन्म से जो 6 वर्ष वाले हैं बच्चे उसमें बहुत तेजी से विकास करते हैं और सबसे ज्यादा अधिक विकास इसी में होता है, और वाकई होता भी है उस बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बच्चों का चित्त स्थिर नहीं रहता है। इससे प्रश्न बनता है कि कौन से वो अवस्था है जिसमें बच्चे शांत और प्रसन्नचित्त रहते हैं? तो ये 6 से 12 हो जाता है। वो आपका उम्र जिसमें बच्चों का चित्त जो है स्थिर नहीं रहता है, तो वो अगर 12 से 18 वहां ऑप्शन होगा तो वो मार दीजिएगा, चाहे 12 से 15 आएगा तो आप उसे ये मार देंगे। ये क्वेश्चन है अपने आप में। इस अवस्था में अनुशासनहीनता और विद्रोह के आचरण देखते हैं कि मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स है। इसीलिए कहा जाता है आंधी तूफान का ये है। इसमें क्या होता है, बच्चों में अनुशासनहीनता देखने को मिलती है, विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं इसी 12 से 15 वर्ष के उम्र में। आप बात करिएगा, कान इधर से सुन के उधर कर देगा। यही उम्र होता है बच्चों में। यहाँ बच्चों में क्या होता है, मैं की भावना का जन्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मारिया मोंटेसी के अनुसार तीसरी अवस्था काल, अभी हमने 12 से 15 देखा, 15 से हम यहाँ 18 देखें। यह वयस्कावस्था की व्यसंधि अवस्था कही जाती है, क्योंकि युवा से लेके वयस्क होने के बीच की जुड़ाव वाली जगह है यह। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखता है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन है ना, इस उम्र में आपको दिख जाता है 15 से 18 में। शरीर का पूर्ण विकास हो जाता है और माना जाता है कि 18 वर्ष के बाद बच्चों का विकास नहीं होता है, शारीरिक वृद्धि नहीं होती। आगे देखते हैं छठा प्रश्न। मारिया मोंटेसी के अनुसार मनुष्य की 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था का काल क्या है? अभी हम लोगों ने जाना। ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, पहली अवस्था का काल क्या हो जाएगा? जन्म से 6 वर्ष। क्लियर है? चलिए, मोंटेसी के अनुसार किस अवस्था में विकास की सबसे तेज गति होती है? अभी मैंने डिस्कशन में ये बताया भी, मोंटेसी के अनुसार सबसे आपको विकास की गति सबसे तेज किसमें होती है? मैंने बताया था प्रथम अवस्था कब से कब होती है? प्रथम अवस्था 0 से 6 होता है। दूसरी कब होती है? 6 से 12 होती है। तीसरी कब होती है? 12 से 18। तो सबसे आपको तेज विकास किसमें माना गया था? अभी मैंने बताया था कि प्रथम अवस्था में यानी 6 से 12 वाले में सबसे ज्यादा बच्चों की विकास की गति तेज होती है। आइए देखते हैं 8वां। मोंटेसरी के अनुसार बच्चों के दूध के दांत किस अवस्था में गिर जाते हैं? जन्म से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 15। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो सी 6 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चों का आपका जो है दूध का दांत जो है वो क्या होता है? गिर जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मोंटेसरी के अनुसार मानसिक और शारीरिक स्थिरता वाली अवस्था, तो पहले डिस्कस किया है, मैंने बताया था कहाँ चित्त शांत और स्थिर रहता है और कहाँ चित्त आपको कौन सी उम्र में अस्थिर रहता है। तो मानसिक स्थिरता वाली अवस्था कौन सी होती है? वो दूसरी अवस्था को मैंने बताया था। आप देखिए उसमें देखिएगा क्या आंसर आएगा। दूसरी अवस्था कौन सी है? 6 वर्ष से लेके 12। इसमें बच्चा क्या होता है? शांत और स्थिर रहता है। और तीसरी अवस्था में क्या हो जाता है? यहाँ अस्थिर हो जाता है उसका मन। ठीक है, यहाँ क्या होता है? चित्त अस्थिर हो जाता है, तो चंचल हो जाता है, अजीब तरह से इसकी स्थिति मन हो जाता है। मोंटेसरी के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का मन अस्थिर रहता है? अभी जस्ट हमने किया ही तीसरी अवस्था यानी 12 से 18 में। इसको रट जाइए। हम प्रयास कर रहे हैं किसी बताने के क्रम में ही सारी बातों को बता दिए। अब देखिए तीसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है ना, 12 से 15 और 15 से 18। अगर आपको ऑप्शन आता है इस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय, तो आप इसे मार दीजिएगा। अगर उसमें ऑप्शन देता है 12 से 15, 15 से 18, 6 से 12, तब आपको सुटेबल ऑप्शन 12 से 15 मारना होगा। इसलिए मैंने इसको आंसर में यहाँ लिख भी दिया कि 12 से 15 वाली अवस्था में बच्चों का मन क्या है? सर्वाधिक अस्थिर रहता है। आगे देखते हैं मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में किस प्रकार की मानसिकता होती है? किसमें? मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में किस प्रकार की बुद्धि या मानसिकता होती है? सचेत, संकल्प शून्य, परिपक्व, संतुलित। तो किस प्रकार का होता है? संकल्प शून्य।
अब देखिए, यहाँ एक चीज जान लीजिए, यदि हम वयस्कों की मानसिकता को सचेत कहते हैं, अगर वयस्कों की मानसिकता को अगर सचेत कहते हैं, तो बच्चों की मानसिकता को हमें क्या करना पड़ेगा, संकल्प शून्य कहना होगा। परंतु इसका मतलब अर्थ ये नहीं था, इसका मतलब यह नहीं है कि संकल्प शून्य मानसिकता सचेत से निम्न कोटि की होती है। संकल्प शून्य मस्तिष्क में बहुत बुद्धि हो सकती है, संकल्प शून्य में बहुत बुद्धि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक है, बहुत सारी बुद्धि हो सकती है। सभी जानवरों में, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े में भी संकल्प शून्य मस्तिष्क ही आपको कार्य करता है, उनकी बुद्धि सचेत नहीं होती है। यद्यपि बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास विवेक के तत्व होते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि संकल्प शून्य को शून्यता नहीं माना जा सकता है। क्लियर है? और उसी पर इतनी वो अद्वितीय प्रगति करता है उसमें। ये कहने का मतलब है कि बच्चों का जो बुद्धि और मानसिकता होती है, क्या होता है, वो आपको संकल्प शून्य होता है। चलिए, बच्चे के दिमाग में निम्न में से क्या करने की क्षमता होती है, अनुकरण, नकल, निर्णय, स्वयं ग्रहण। क्या होती है इसमें? सुटेबल ऑप्शन आपका स्वयं ग्रहण है। क्लियर है? चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। बच्चा अपने चारों ओर जो भी पाता है उससे अपने दिमाग की स्वयं रचना करता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति को मोंटेसरी ने क्या कहा, यानी बच्चे के इर्द गिर्द जो चीज होगा, चारों ओर जो हो सकता है, उसकी जो वृत्ति, उसकी जो उसका जो कंसेप्ट, वो बच्चा क्या करता है, दिमाग में स्वयं से रचना करता है। और इसको क्या कहा उन्होंने? संकल्प शून्यावस्था, ग्रहणशील मन, जिज्ञासु प्रवृत्ति, कुशाग्र बुद्धि। तो इसको उन्होंने कहा ग्रहणशील मन। आइए अब ग्रहणशील मन किताब की तरफ जुड़ते हैं। चलिए, पुस्तक ग्रहणशील मन किसकी रचना है? बताने की कोई जरूरत है नहीं, मारिया मोंटेसरी की रचना। ग्रहणशील मन से क्या अभिप्राय है? अपने इर्द गिर्द के परिवेश को आत्मसात कर लेना, सूचनाओं को जल्दी याद कर लेना, पाठ्य पुस्तक को रट लेना और केवल अपने परिवेश की भाषा को सीख लेना। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से। तो यहाँ क्या होगा? अपने इर्द गिर्द के परिवेश को आत्मसात कर लेना। ग्रहणशील मन से यही अभिप्राय है। ग्रहण यानी किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ग्रहण करना, इसी को कहते हैं। क्लियर है? लिखाई का काम 16 नंबर पर, लिखाई का काम पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए। लिखाई का काम पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। यह विचार किसका है? हुक का, स्किनर का, पियाजे का या मोंटेसरी? तो यह विचार आपका किसका है? यह विचार आपका मोंटेसरी का है। वो लिखाई पढ़ाई, हम लोग जानते हैं ना, लिखाई का काम पढ़ाई कार्य से पूर्व होना चाहिए। लिखाई का, लिखने का काम पढ़ने के काम से पहले होना चाहिए। ये मानना किसका था? आपको ये मानना था आपका मोंटेसरी का। हम लोग सुनते आते हैं सुबोपली, सुनो बोलो पढ़ो लिखो। इसका क्या? सुनो बोलो लिखो और पढ़ो। पहले वो मोंटेसरी का मानना था कि पहले लिखो बाद में पढ़ो। तो ये मोंटेसरी, आपकी लिखाई का काम पढ़ाई से पूर्व का होना, ये कॉन्सेप्ट आपका विचार मोंटेसरी का। चलिए आगे देखते हैं। मारिया मोंटेसरी ने अपने स्कूल बाल गृह यानी चिल्ड्रन होम की स्थापना कब की? 5/7/1907 1908 को आपको 1907 में मारिया मोंटेसरी ने बाल गृह की स्थापना की। और इन्हीं से प्रेरित होकर गिजू भाई बधेका ने बाल गृह की स्थापना 1920 में किया था। मारिया मोंटेसरी से ही प्रभावित होते। मारिया मोंटेसरी ने 1907 में बनाया था और गिजू भाई बधेका ने कब बनाया था? गिजू भाई बधेका ने आपको 1920 में बनाया था। गिजू भाई बधेका को हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे देखते हैं। मारिया मोंटेसरी के अनुसार युवकों को परिपक्व बनाती है क्या? सक्रिय कार्य अनुभव, प्राप्त की गई शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, अनुकरण एवं प्रोत्साहन। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मारिया मोंटेसरी के अनुसार युवकों को परिपक्व बनाती है क्या? सक्रिय कार्य अनुभव। क्या बनाती है? सक्रिय कार्य अनुभव। अगला है, मोंटेसरी की शिक्षण पद्धति प्रणाली का पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित? कितने भागों में विभाजित थे? 2, 3, 4, 5। अगर यहाँ देखा जाए तो मारिया मोंटेसरी की जो पद्धति है आपको 4 भागों में विभाजित। वो कौन कौन से हैं? आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। आंसर यहाँ देख लेते हैं कितने से? 4। मैंने बताया 4। वो कौन कौन से हैं? कर्मेंद्रीय शिक्षण, ज्ञानेंद्रीय शिक्षण, भाषा शिक्षण और गणित शिक्षण। अब देखिए, कर्मेंद्रीय शिक्षण में है कि व्यवहारिक जीवन पर आधारित जो शिक्षण पद्धति है, और इसमें क्या होता है? स्थूल गत्यात्मक या सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का पर विशेष बल दिया जाता है। किसमें? कर्मेंद्रीय शिक्षण में। उसके बाद आता है ज्ञानेंद्रिय, नाम से ही लगता है ज्ञान की इंद्रिय। इसी शिक्षण प्रणाली में जिसमें बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करके सीखते हैं। इस शिक्षण प्रणाली से अपने ज्ञानेंद्रियों का विशेष प्रयोग करके क्या करते हैं? बच्चे सीखते हैं। उसके बाद है क्या है? भाषा शिक्षण। पढ़ने के साथ साथ लिखने पर विशेष बल। लिखना सिखाने के लिए अनेक गतिविधियां, जैसे फ्लैश बोर्ड के
द्वारा चित्रों के माध्यम से पढ़ना लिखना। ये भाषा शिक्षण में आपको आता है। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ और चीजें हम आगे लास्ट में देखेंगे। गणित शिक्षण में एबेकस के माध्यम से मोतियों की गिनती, गिनतारा जिसको एबेकस कहते हैं, नंबर कार्ड, सीढ़ियों का अंक उकेरना के माध्यम से बच्चों को गिनती और गणित के शिक्षण को करना। मूर्त व्यवस्थाओं से गणित की अमूर्त अवधारणाओं को सिखाने और समझाने पर विशेष बल, यानी शिक्षण उनकी पद्धति, वो जो पद्धति उनकी थी, उनके पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें थी और इसका इस तरह से उन्होंने बंटवारा कर रखा था कि इससे इस चीज से इस तरह की चीजें सिखाई जाएगी, इस चीज को इस तरीके से सिखाई जाएगी। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न, मोंटेसरी ने निम्न में से किस टीएलएम गतिविधि का आविष्कार किया? चित्र कार्ड, छिद्र वाला तख्ता, लकड़ी के कटे अक्षर और भिन्न भिन्न रंगों आपको रंगों की टिकिया। क्लियर है? हम यहाँ इसको रंग कर देते हैं, रंगों की टिकिया। तो उत्तर देखते हैं हम यहाँ। अब देखिए यहाँ जो सारे के सारे ई आंसर होगा यहाँ, चित्र कार्ड, छिद्रों का तख्ता, लकड़ी के अक्षर, भिन्न भिन्न। अभी हम लोगों ने उनकी शिक्षण पद्धति को जाना ना, इन सब चीजों का हमने जिक्र किया है। ये सारे के सारे जो थे गतिविधि और टीएलएम आपको मारिया मोंटेसरी के थे। ठीक है, चलिए आज जो हम बच्चों, छोटे छोटे बच्चों में जो प्ले स्कूल्स हैं, ये उनमें ये सारी चीजों का जिक्र होता है और बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है। भारत में व्यापक स्तर पर अभी भी प्रयोग होता है मारिया मोंटेसरी का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, मोंटेसरी पद्धति का उपयोग किस वर्ग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? किस वर्ग के बच्चों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, बच्चों उपयुक्त है? पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, यानी 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को ज्यादा मोंटेसरी प्रणाली जो है ज्यादा उपयोगी है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं मोंटेसरी विधि का उपनाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालोद्यान, संयुक्त, साहचर्य, सहसंबंध। तो साहचर्य विधि जो है आपको मोंटेसरी विधि के नाम से भी जानी जाती है। बालक के स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित शक्तियों के स्वाभाविक रूप से विकास बल देने वाली विधि क्या है? बालक के स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित शक्ति के स्वाभाविक रूप से विकास पर बल देने वाली विधि है क्या? मोंटेसरी। कौन सी विधि है? मोंटेसरी विधि। बच्चों की जो स्वाभाविक रूप से जो अंदर निहित जो शक्तियां होता है, उसका नेचुरली डेवलपमेंट और उस पर बल देने वाली, यानी उसको फोकस करने वाली जो विधि थी, वो आपको मोंटेसरी विधि थी। चलिए आगे देखते हैं 24वां प्रश्न, मोंटेसरी के अनुसार बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? मोंटेसरी के अनुसार बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? ये देखते हैं क्या क्या आंसर, क्या ई आया आंसर। इसमें क्या है? ई और सी। पहले देख लेते हैं ऑप्शन। गतिविधि आधारित, बिल्कुल उन्होंने गतिविधि पे जोर दिया था। पाठ्य पुस्तक उन्होंने जोर बहुत ज्यादा नहीं दिया था। खेल आधारित, खेल को उन्होंने ऑप्शन माना था। सतत आकलन आपको आधारित अधिगम नहीं, इस पे उनका नहीं था, उनका था गतिविधि से, खेल से। यही आंसर आपको क्या हो गया कि मोंटेसरी के अनुसार बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए इन चीजों का, गतिविधि का और खेल आधारित अधिगम का आपको सहारा लिया जा सकता है, इनका उपयोग किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं 25वां प्रश्न, प्रथम अंतरराष्ट्रीय मोंटेसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन कब हुआ? 5, 1907, 13, 1915। 1913 में आपको हुआ था क्या? प्रथम अंतरराष्ट्रीय मोंटेसरी प्रशिक्षण कार्यक्रम। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न, मोंटेसरी की विशेष आलोचना निम्न में से किसने की थी? ऐसा नहीं है कि मोंटेसरी को सब पसंद करते थे। मोंटेसरी के एक विद्वान है जिन्होंने बहुत ज्यादा आपको प्रोजेक्ट विधि उन्होंने लाया था और बहुत उन्होंने उसका घोर विरोध किया था। वो थे महोदय किलपैट्रिक, डीबी के आपको चेले किलपैट्रिक महोदय ने बहुत विरोध किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोंटेसरी ने अपनी विधि के संबंध में एक पुस्तक की रचना की, यहाँ की लिख रही है, टाइपिंग में है, गलती होती कि वो कौन सा है? फास्ट एंड स्लो, इमोशनल इंटेलिजेंस, द सोशल एनिमल, मोंटेसरी मेथड। तो क्या है? अपनी विधि के संबंध में एक पुस्तक की रचना की, वो क्या है आपको? मोंटेसरी मेथड। ठीक है, चलिए इसको याद रखना, ये पुस्तक भी है। मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा का नया मार्ग क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली का विकास करना, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण का विकास करना, शिक्षकों का अनुकरण कर छात्र को सिखाना और मस्तिष्क के विकास में उसकी सहायता और उसकी शक्तियों और क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना आपको सबसे ज्यादा सुटेबल ये नहीं दिख रहा है। मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा का नया मार्ग क्या है? आपको सबसे ज्यादा उत्तर अगर देखिएगा तो बिल्कुल यही डी होगा, मस्तिष्क के विकास
में उसकी सहायता करना, क्योंकि मोंटेसरी ने माना है कि शिक्षक एक सहायक है, उसकी शक्तियों क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना, क्योंकि वो निर्देशक भी है। तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सबसे सुटेबल। आगे देखते हैं, हाउस ऑफ चाइल्डहुड में किस तरह के बच्चों की देखरेख करनी, आपको हाउस ऑफ चाइल्डहुड में किस तरह के बच्चों की देखरेख करनी चाहिए? अधिकारियों के बच्चों का, आर्थिक रूप से संपन्न बच्चों का, आपको सरकार द्वारा चुने हुए कुपोषित बच्चों का, जिनके अभिभावक अपने दैनिक कार्य व्यवसाय के कारण बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ होते हैं, असमर्थ बच्चों का, उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो ये ऑप्शन है, जिनके अभिभावक दैनिक कार्य और व्यवसाय के कारण बच्चों की देखभाल नहीं करते थे, उन असमर्थ बच्चों का हाउस ऑफ चाइल्डहुड में देखरेख किया जाए। क्लियर है? चलिए, आपको डी आंसर हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। मारिया मोंटेसरी ने अपने पहले मानसिक रूप से कमजोर या दिव्यांग बच्चों के जिस शिक्षा सिद्धांतों को लागू किया, उसे सामान्य बच्चों पर भी लागू किए वे सिद्धांत हैं। क्योंकि उन्होंने पहले दिव्यांग बच्चों पर उनका रिसर्च ही था, उसके बाद जो उस पर पद्धति लगाई, उस बच्चों को, उस पद्धति को सामान्य बच्चों पर भी उन्होंने लागू किया। शुरू में हमने बताया भी था, वो कौन कौन से सिद्धांत है? मनोविज्ञान का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्व शिक्षा का सिद्धांत, व्यक्ति विकास का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत उन्होंने लगाए। सी, इसी कर ई, यानी सारे सभी सिद्धांत को उन्होंने लगाए थे। और इसके अलावा भी उनके कुछ सिद्धांत थे, वो था आत्म अनुशासन का सिद्धांत और ज्ञान इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। यानी चार ये हुए, दो ये हुए, सब सिद्धांतों को उन्होंने सामान्य बच्चों पर भी उसको उपयोग में लाया था और काफी कारगर हुआ था। आज भी बच्चों पे वही सिद्धांत कार्य करते हैं। क्लियर है? मनोविज्ञान का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्व शिक्षा का सिद्धांत, व्यक्तिक सिद्धांत। कहा जाता है कि व्यक्तिक सिद्धांत जो है ये थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट है। मारिया मोंटेसरी के सिद्धांत को व्यक्तिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, ये कहा जाता है, इससे प्रश्न आते हैं, आपको शुरू में मैंने बताया भी। आगे 31 है, मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक मूल्यों की अवहेलना, अपनी विचारों और बातों को बच्चों पर थोपना, एक अच्छी नौकरी करना और बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास में सहायता करना। तो क्या आंसर यहाँ हो सकता है? यहाँ आंसर होगा डी, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास में सहायता करना। ये क्या हो सकता है? एक शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है, इसको कह सकते हैं शिक्षक का भी यह उद्देश्य हो सकता है। ये बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास में सहायता करना मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आगे देखते हैं, मोंटेसरी ने बच्चों को कितने तरह के प्रशिक्षण करने का सुझाव दिया? 2, 3, 4, 5। अब देखिए, इन्होंने 3 तरह के प्रशिक्षण करने का सुझाव दिया। किसको? बच्चों को। कौन कौन से? व्यवहारिक जीवन के अभ्यास के कार्य कराने के लिए, इंद्रिय और संवेदी प्रशिक्षण के कार्य कराने के लिए और शिक्षा से संबंधित कार्य कराने के लिए इन्होंने 3 तरह के प्रशिक्षण बच्चों को देने पे बल दिया और सुझाव दिया। क्लियर है? और तीनों का मैंने यहाँ जिक्र कर दिया। मैं प्रयास कर रहा हूँ कोई टॉपिक छूटे नहीं, कोई कोना आपको खाली नहीं रहे। मोंटेसरी के अनुसार लिखना पढ़ने से आपको पहले सिखाया जाता है। हमने भी कुछ देर पहले जाना कि लिखना जो है वो आपको पढ़ने से पहले सिखाया जाता है। उनके अनुसार पढ़ना मानसिक विकास से संबंधित है, जबकि लिखना क्या है? पढ़ना मानसिक विकास से संबंधित है, लिखना क्या है? केवल अनुकरण, ज्ञान का विकास, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास। तो लिखना क्या है? केवल अनुकरण है। मोंटेसरी के अनुसार पढ़ना जो था मानसिक विकास था, तो लिखना था आपको केवल अनुकरण। क्या है? अनुकरण। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विचार मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने के संदर्भ में सही है? मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, भाषा सतत अभ्यास का परिणाम है, भाषा शब्दों का क्रम व्यवस्था है और बच्चों में अपने परिवेश से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा है। बच्चों में अपने परिवेश से ग्रहण की गई मातृभाषा है। कि मातृभाषा तो आपको सामने से दिख रहा है, आपको ये आपको सही चीज है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन विचार मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने के संदर्भ में? सी और डी, भाषा शब्दों की क्रमिक व्यवस्था है और बच्चों बचपन में अपने परिवेश से ग्रहण की गई मातृभाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। मोंटेसरी विधि में लिखना सीखने में कितनी क्रियाएं कराई जाती? 1, 2, 3, 4। तो आपको मोंटेसरी विधि में लिखना सीखने में आपको जो 3 विधि कराई जाती है, कौन कौन सी? यानी 3 क्रियाएं कराई जा सकती है। कौन? लेखनी पकड़ने का प्रयास, अक्षर का स्वरूप समझना, अक्षर का स्वरूप समझना, नौ का स्वरूप समझना, अक्षरों में भेद करने में सक्षम बना। क्लियर है? बहुत सारे अलग अलग होते हैं। मान लीजिए हम लोग ये लिखते हैं, ये लिख दिया,
बहुत लोग इसको ख समझता है। यही है बच्चों को ख और रव में अंतर, ये अक्षरों से उसके भेद को समझाने की बात, ये एक उदाहरण के स्वरूप से मैंने बता दिया। तो 3 तरीके से बच्चों को 3 क्रियाएं कराई जाती थी लिखना सिखाने में। 36 नंबर, मोंटेसरी विधि में सफल अध्यापक यानी अध्यापक नहीं कहती थी मोंटेसरी, अध्यापक को डायरेक्टर्स कहती थी, निर्देशक कहती थी। वही हो सकता है जिसे हो क्या, प्रयोगवादी मनोविज्ञान का ज्ञान, वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान, प्रयोगशाला पद्धति का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। यानी सफल अध्यापक कौन हो सकता है उनके अनुसार हो सकता है ये सारे के सारे, आपको जो ये सभी जो है आपको सभी के सभी आपको हो सकते हैं। और उनके अनुसार एक शिक्षक क्या है, निरीक्षक है, निर्देशक है, सहायक। शिक्षक को ये सारा का सारा आपको जो गुण होना चाहिए उसमें होना चाहिए, उनको ये तरह का ज्ञान होना चाहिए। प्रयोगवादी मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, प्रयोगशाला पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। किसको, डायरेक्टर्स को किसको कहते थे, शिक्षक को। क्लियर है। तो यही अभी तक इस वीडियो में इतना ही, और मैंने मारिया मोंटेसी से संबंधित लगभग हर पहलुओं को छुआ है, और कुछ चीजें अगर छूट गई हो मानवीय मेरी भूल हो सकती है। मैंने हर चीज को प्रयास किया है कि बताएं। और तीसरा आपको अध्याय था विकास का क्रम, और विकास के क्रम से ही सारी बातें उठाई गई हमारे मन से, और ग्रहणशील मन से ये सारा का सारा टॉपिक। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरा पारिश्रमिक देखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए टॉपिक के साथ और इस यूनिट के नए सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। अगर वोट करने जा रहे हैं तो वोट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।